हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जीतराम जाड़ा स्वागत करता हूं हमारे फाउंडेशन बैच के अगले पार्ट में। तो आइए करते हैं शुरुआत जस्ट आगे से। कल हमने 101 ख़त्म किया था पिछले वीडियो में। 102 नंबर से शुरू करते हैं। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। ये फेल पास वाले प्रश्नों में एक स्पेशल टाइप है। देखते हैं इसको कैसे क्लियर करते हैं। अंग्रेजी में पास होने वालों की संख्या 60% दी है। अंग्रेजी में पास होने वाले 60%। पास होने वालों को हम प्लस से दर्शाएंगे, फेल होने वालों को हम माइनस से दर्शाएंगे। और गणित में पास होने वालों की संख्या दी है हमें 70%। और दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या दी है हमें 20%। और आगे कहा है कि यदि दोनों विषयों में 2500 विद्यार्थी पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं 2500 विद्यार्थी, ऐसा भी उसने हमसे कहा है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ऐसे जटिल टाइप में हमें क्या करना है, एक छोटा सा तरीका काम लेना है। उस तरीके को हम कहते हैं a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी यानी a b c। लेकिन शर्त यह है या तो सभी में ये पास ही पास हों या फिर ये सभी में फेल ही फेल हो, यानी इकाई हमें समान करनी पड़ेगी। या तो ये सभी में फेल होंगे या फिर ये सभी में पास होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं प्रश्न फंस खा रहा है। यानी अंग्रेजी और गणित में तो दोनों पास पास का परसेंट दिया है और दोनों में जो मिला के दिया है वो फेल का परसेंट दिया। तो हम क्या करेंगे, इनको चेंज कर लेंगे। अगर ये पास रखते हैं दोनों तो इसको हम फेल है, इसको हम पास कर देंगे। हमें पता है परसेंट का आधार 100 लेके चल रहे हैं। यदि अंग्रेजी में 60% पास है तो बाकी 40% फेल है। गणित में 70% पास है तो बाकी बचे 30% फेल है। यदि दोनों में 20% फेल है तो बाकी बचे 80% पास है। तो हम क्या करें, इन दोनों को प्लस रहने देते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। तो हम कहेंगे दोनों में यदि 20% फेल है तो फिर 80% पास है। तो हम यहाँ रख लेंगे अब, यानी इसमें 60% पास, इसमें 70% पास और इसमें भी पास करेंगे। अगर 20% फेल तो फिर 80% पास। तरीका काम में ले ही लेंगे a प्लस बी माइनस सी का। 60, 70 और माइनस 60 और 70 120, 60 और 70 130, 130 माइनस 80 बोले तो कितना 50। 50% क्या आया है, सबको प्लस में लिया मतलब 50% पास आया है। यानी सभी में 50% पास है। दोनों विषयों में कितने पास है, टोटल 50% पास है। और दोनों विषयों में पास वाले हैं उनकी हमें संख्या दी है कितनी, 2500। तो 50% बराबर यदि 2500 है तो पूछा टोटल विद्यार्थी कितने हैं। कुल विद्यार्थी तो 100% पे निकलेंगे। जब 50% बराबर 2500 तो 100% बराबर 5000 हो गया। ऐसे निकाल लो। 100% बराबर क्या होगा, मान लेंगे x% से परसेंट चला जाएगा, 0 से गई 0 और 5 का भाग 100 में दिया तो 20 बार। 20 गुणा 250 करेंगे, 25 दूनी 50, 50 के साथ 2 जीरो लगा देंगे, मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 5000। यानी कुछ नहीं करना, एक सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट हमें दे दें, उन दोनों सब्जेक्टों को जो दोनों के साथ कनेक्शन दिया है। तो अगर यहाँ दोनों जगह पास है तो यहाँ भी पास ही होना चाहिए और यहाँ दोनों जगह फेल है तो यहाँ भी फेल ही होना चाहिए। और दोनों की शर्त कंप्लीट करने के बाद ये तरीका लगा देंगे a प्लस बी माइनस सी। इसको सॉर्ट आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो उसकी निकलेगी। यदि आपने सभी को पास माना है तो सब दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे, यदि आपने सभी को फेल माना है तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट में फेल होंगे। और बढ़ते हैं आगे ऐसे ही प्रश्न के लिए। एक 103,
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हो, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? इस बार गणित में और अंग्रेजी में, यानी गणित में और अंग्रेजी में, और इस बार इधर दे देंगे दोनों सब्जेक्टों को। गणित में पास होने वाले, फेल होने वाले हैं 42% और अंग्रेजी में फेल होने वाले हैं 44%, सॉरी 52%, और दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं 17%। और साथ में ऐसा भी कहा है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी पास हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं 46, उसको साइड में रख लेंगे। यहाँ फेल फेल फेल, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, शर्त एक है, सिर्फ तरीका लगाएंगे हम, a + b - c, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94% माइनस हो जाएगा 17। 14 में से 7 गया तो 7, इसको 2 कर देंगे, 9 में से 2 गया तो 7, 77% निकला है। क्या सब जगह फेल माना है तो दोनों सब्जेक्टों में फेल होने वालों की संख्या निकली है 77%। लेकिन ध्यान रहे, हमें दोनों सब्जेक्टों में पास होने वालों की संख्या दी है, तो फिर दोनों सब्जेक्ट में पास वाले निकालेंगे हम। हमें पता है यदि 100% में से, टोटल 100% होगा, 100% में से 77% क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो बाकी बचे हुए पास हो जाएंगे कितने, 23%। कितने, 23%, जिनकी हमें संख्या दी है दोनों सब्जेक्ट में पास होने वालों की कितनी, 46। तो टोटल अभ्यर्थी पूछे जो कितने होते हैं, 100%, बराबर हम क्या मान लेंगे, x। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 23 दूनी 46 और 2 को 100 से गुणा किया तो हमारे पास राशि आ गई संख्या की 200, यानी टोटल अभ्यर्थी कितने हैं, 200 है। करना कुछ नहीं है, अगर इस जगह आपने सब जगह फेल माना है तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो फेल वालों की निकलेगी, और इस जगह अगर आपने सबको पास माना है तो ये जो वैल्यू निकलेगी वो पास वालों की निकलेगी। फिर ध्यान देंगे, अगर पास की निकली और पास दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर फेल की निकली है और पास दिया है तो क्या करेंगे, इस फेल को पहले पास में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जमाएंगे समान राशि बराबर में। चलो और बढ़ते हैं आगे ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ। बहुत अच्छे प्रश्न है, अच्छे लेवल के प्रश्न है। ये हमारा फाउंडेशन बैच है, ये हमने शुरू 0 से स्टार्ट किया था और धीरे धीरे सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही प्रत्येक टॉपिक के साथ होगा, 0 से शुरुआत करेंगे, टॉपिक के एंड तक चलेंगे। कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। 104 किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44 ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यानी जब 10वीं पास करने के बाद सब्जेक्ट लेने जाते हैं, सब्जेक्ट जो चूज करते हैं हम 11वीं क्लास में, ऐसा कंटेंट यहाँ दिया है कि एक कक्षा के कम से कम 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान चुना है और उसके बाद 44% विद्यार्थी ने गणित विषय चुना है। लेकिन कम से कम प्रत्येक ने एक विषय तो चुना ही है, लेकिन 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये दोनों विषय चुने हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हम देखते हैं। जीव विज्ञान चुनने वाले हैं हमारे पास 72%। उसके बाद गणित विषय चुनने वाले हैं हमारे पास 44%। और दोनों सब्जेक्ट चुनने वालों की हमें संख्या दी है कितनी, 40। हमें इतना पता है, परसेंट का आधार लेके हम 100 चलते हैं, टोटल हमारे पास 100 ही होंगे। अब जीव विज्ञान चुनने वाले 72% और गणित विषय चुनने वाले 44%, अगर दोनों को मैं मिलाऊं तो 4 और 2 6, 7 और 4 11, बोले कितना परसेंट हो गया, 116% हो गया। तो 116% थोड़ी होता है, आधार तो 100% होता है। 116% में से यदि मैं हमारे टोटल बच्चे 100% माइनस कर दूं तो 16% बचेंगे, और 16% वो बचेंगे जिन्होंने ये दोनों विषय चुन लिए हैं।
क्यों? ये संख्या 100 के ऊपर इसलिए ही तो गई है क्योंकि ये डबल विषय चुनने वालों ने क्या किया, जब जीव विज्ञान की काउंटिंग हुई तो जीव विज्ञान में जितने थे वो गिन लिए गए, लेकिन और जब गणित विषय की काउंटिंग हुई तो गणित विषय में जितने थे उनको गिन लिया गया। लेकिन ये 16% विद्यार्थी ऐसे थे जो गणित के सब विद्यार्थी गिनने में भी थे और जीव विज्ञान में भी गिनने में थे, यानी ये दोनों जगह काउंट हो गए, इसलिए 16% 100 से ज्यादा चले गए। यानी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट चुने, कितने ऐसे? 40। तो 16% बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी वो 100% के बराबर होता है, तो 100% बराबर हम क्या मान लेंगे? x। परसेंट से परसेंट चला जाएगा, 4 चौके 16, 4 ढाई के 40, 4 से 100 गया हमारा 25 बार और 25 गुणा 10 किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी 250। यानी टोटल अभ्यर्थी हमारे पास कितने हैं? 250। इस टाइप के प्रश्न में हमें करना कुछ नहीं है। जब सब्जेक्ट चुनने की बात हो और ऐसा कंटेंट लगे कि एक व्यक्ति 2 जगह गिना जा रहा है तो हम ऐसा करेंगे 2-3 सब्जेक्ट जो भी उनको एक जगह प्लस करेंगे और उसमें से हमारी जो संख्या होती है आधार जिसको लेके चलते हैं 100%, उसको हम माइनस कर देंगे। जितना एक्स्ट्रा जाएगा वो डबल बार काउंट हुआ है और जितना माइनस रहेगा वो कमी रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक 105। एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रम से 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रम से 10, 20 तथा 10% उत्तीर्ण हुए हैं। तो पूरी कक्षा में कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो एक कक्षा में 3 सेक्शन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और इन सेक्शनों में क्रम से 40, 50 और 60 विद्यार्थी है और इनमें पास होने वालों की संख्या क्रम से 10%, 20% और 10% है। तो उसने यूं कहा है कि पूरी कक्षा में कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं? कुल कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं? टोटल तीनों सेक्शनों में संख्या कितनी है बच्चों की? 150। ये कुल संख्या हो गई। यानी पहले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, उसका 10% पास हुआ है। 40 का 10% कितना होता है? 4। और 50 का 20% कितना होता है? 10। 6 का 10% कितना? 60 का 10% कितना होता है? 6। यानी टोटल पास होने वालों की संख्या हो गई 10 और 4 14 और 6 20। यानी कुल 20 पास हो गए। कितने में से? पासिंग परसेंट 20 पास है, कितने में से? 150 में से। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। 2 और 3, 20 दूनी 40, 40 में भाग अगर 3 का देंगे तो 13 3 39, बच गया 1, भाग दिया 3 का, यानी पासिंग परसेंट बन जाएगा 13 से 1/3%। यानी पहले सेक्शन में 40 विद्यार्थी, उसका 10% पास यानी कि 4 पास। दूसरे सेक्शन में 50% विद्यार्थी, उसका 20% पास यानी कि 10 पास। पहले सेक्शन में, तीसरे सेक्शन में 60 विद्यार्थी, उसका 10% पास यानी कि 6 पास। तीनों सेक्शनों में कुल मिला के 150 विद्यार्थी है। पहले में 4, दूसरे में 10, तीसरे में 6, कुल मिला के 20 पास हुए। कितने में से? 150 में से। तो 20 150 का कितना % है? निकल के आया 13 से 1/3% है। चलो और बढ़ते हैं आगे। एक 106। खिलौने के मूल्य प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री संख्या 15% कम हो जाती है। तो खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन आया? ऐसे प्रश्न पिछले टाइम में हम कई पढ़ चुके हैं। जैसे हम यूं मान के चलते हैं कि एक खिलौने की कीमत 100 रुपया है और प्रति खिलौना बढ़ा रहा है कितना? 20%, और 100 रुपये पे 20% बढ़ा दिया यानी कि 120 भाग 100 हो गया। और ऐसा बढ़ाने से क्या हुआ? खिलौने की बिक्री 15% कम हो गई, यानी कितनी रह गई? 85%। परसेंट हटाया, बटे में गया 100। चलो देखते हैं। 2 और 1 3 0 से 3 0 काट देते हैं। 5 से काटू, 5 से ये जाएगा 17 बार और 5 से ये जाएगा 2 बार, कट गया। 2 से 12 गया 6 बार और 17 6 102,
यानी जो खिलौना 100 रुपये का बिक रहा था अब कितने का बिकेगा, 102 का। परिवर्तन ये हुआ कि वृद्धि हो गई कितने की, 2% की। चलो, ऐसे प्रश्न कई पढ़े हमने पीछे, और बढ़ते हैं आगे। कमी वृद्धि वाले प्रत्येक प्रश्न को तो 100 के ऊपर हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। वृद्धि दे देंगे 100 के ऊपर ही, 100 के ऊपर ही कमी दे देंगे, और लास्ट में तुलना करेंगे फर्स्ट से। अगर कम हुआ है तो कमी हो गई, वृद्धि जो ऊपर चला गया तो वृद्धि हो गई। चलो और बढ़ते हैं आगे। 107। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए में खर्च कर दिया इसने 25%। फिर उसके बाद खाद्यान्न में खर्च कर दिया 5%, 5%। यात्रा में खर्च कर दिया 15%, और कपड़ों पर खर्च कर दिया 10%। और इसके बावजूद 27,000 रुपए की बचत कर लेता है। कितना बचा लेता है इसके बावजूद, 27,000 रुपए बचा लेता है। इसके बावजूद 27,000 की बचत कर लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मैं मान के चलता हूं उसकी मासिक आय 100% है। कितनी है, पूरी 100% है। और 100% में से वो माइनस कर देगा जितना उसने खर्च किया है। यानी जोड़ो इसको, 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 15 55, यानी 100% में से 55% यदि वो माइनस कर दे तो उसकी बचत आ गई 45%। कितनी बचत आ गई, 45%। लेकिन वो तो कह रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 27,000। हम कह रहे हैं हमारी बचत कितनी आई है, 45%। तो 45% का काम करने वाला है कौन, 27,000। तो पूछा उसकी मासिक आय कितनी है, कितनी मानी, अरे 100%। 100% बराबर हम क्या मान लेंगे, x। परसेंट से गया परसेंट, 9 5 45, 9 30 27, 3 0, 5 6 30 बोले 600, और 600 गुणा 100 किया तो निकल के आ गई उसकी आय 60,000। यानी इस टाइप के प्रश्नों में कुछ नहीं करना। अगर सीधा परसेंट दिया है कि इतना खर्च कर दिया, उतना परसेंट वहां खर्च कर दिया, उतना परसेंट वहां खर्च कर दिया, उतना परसेंट वहां खर्च कर दिया, तो टोटल हमारी आय 100% मान लेंगे। उसमें से जितना परसेंट खर्च किया उसको घटा देंगे, जो परसेंट बचा है वो हमारी बचत है। तो 45% बचा था वो हमारी बचत है, बचत के बराबर में बचत रखेंगे, और टोटल पहुंचा है तो 100% निकाल देंगे। इसमें कुछ है नहीं। और आगे बढ़ते हैं। 108, बहुत अच्छा प्रश्न। एक 108 कहता है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन का 16% के समान है। मासिक वेतन की बात चल रही है, और कौशल कैसे दर्शा लेंगे कि कौशल का 12% बराबर है नंदिनी के 16% के, नंदिनी के 16% के। चलो, कौशल और नंदिनी को रेशियो में ले लेते हैं, परसेंट से परसेंट यहाँ काट देंगे। बाकी 12 16 भी कट सकता है, लेकिन आगे प्रश्न जोड़ा है उसको नहीं काटेंगे। तो कौशल का तो कितना हो गया, 16, और नंदिनी का कितना हो गया, 12। ऐसे आमने सामने के मान होते हैं। इसके बाद आगे दिया उसने क्या, सुरेश का मासिक वेतन। आगे उसने सुरेश को जोड़ दिया। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी का कितना है, 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6। फिर आगे कह रहा है सुरेश का वार्षिक वेतन 1.8 लाख है। यानी जो सुरेश है ना, इसका वार्षिक वेतन दिया है हमें 1.8 लाख, यानी कि 1,08,000। लेकिन यहां किसकी बात चल रही है, मासिक की। तो इस वार्षिक को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मासिक में। तो मासिक को वार्षिक को मासिक में बदलने के लिए 12 का भाग दे दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 9 108 बोले कितना, 9,000। तो सुरेश का वार्षिक मासिक वेतन कितना निकला, 9,000। ये अनुपात है, कट रहा है तो काट देंगे। यानी कि ये 8, ये 6 और ये 3। सुरेश का मासिक वेतन कितना, 3, और सुरेश का मासिक वेतन दिया कितना, 9,000। तो क्या मैं इसको
3 बराबर 9,000 रख सकता हूँ। क्या पूछा इसने पूछा है कौशल का मासिक वेतन कितना है। कौशल का मासिक वेतन कितना है 8, और 8 बराबर हम क्या रख दें x, 3 तिये 9, यानी कि 3,000 गुणा कर देंगे 8, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 24,000, यानी कौशल का मासिक वेतन आ गया 24,000। यानी आमने सामने के मान होंगे, कौशल का निकला 16, नंदनी का निकला 12। बोला सुरेश नंदनी का आधा मासिक वेतन है, 12 से आधा कर दिया 6, अनुपात ब्रेक कर लिया 8, 6 3 में टूट गया। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.8 लाख यानी 1,08,000 दिया था। वार्षिक वेतन की बात नहीं है यहाँ पे, मासिक वेतन की बात चल रही है, तो वार्षिक को मासिक में कन्वर्ट करने के लिए 12 का भाग दे देंगे, 9,000 निकला है। सुरेश का मासिक वेतन 9,000 है और सुरेश के मासिक वेतन का रेशो 3 है, तो 3 बराबर 9,000, तो 1 यूनिट की मतलब आ गई 3,000। 3,000 गुणा 8 कर देंगे तो पूरा निकलेगा ये 24,000। और बढ़ते हैं आगे। एक 109 कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है। सिर्फ बचत पूछी, परसेंट का कोई काम नहीं है यहाँ। बाकी इस प्रश्न को थोड़ा गलत दिया है, इसके ऑप्शंस प्रतिशत में दिए हैं। इस प्रश्न को बहुत आगे तक कर रखा है, जहां तक इसके क्वेश्चन के कहे अनुसार जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। माना उसकी जो आय है वो हम मानते हैं 100, और वो जो खर्च कर रहा है वो उस आय का कर रहा है 80%, यानी कितना करेगा 80। फिर आगे कह रहा है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। यानी आय में तो वृद्धि होती है 16.2/3% की, और उसके खर्च में वृद्धि होती है 37.5% की। चलो देखते हैं टोटल। 100 पे बढ़ाएंगे 16.2/3% की वृद्धि, तो रखेंगे इसको 116.2/3%। परसेंट हटेगा तो बटे में जाएगा कितना 20 300, और 20 से 20 काट देंगे, यानी इसकी वृद्धि आय अब बढ़ के हो गई 116.2/3 रुपये। और ये देखते हैं, यानी 80 का 137.5% हटा, बटे में गया 100, पॉइंट हटा दिया 0। तो ऐसा काम करते हैं, 25 5 125, बच कितना गया 12, फिर 25 5 125 2 बार 55 बार कट गया, इधर 25 चौके 100 और 0, 40 दूनी 80, यानी 55 का डबल हो गया 110। यानी अब उसकी आय वर्तमान में है कितनी 116.2/3, और खर्च बचत जो वर्तमान में है वो है 110। तो वर्तमान बचत पूछी है, इसने, और वर्तमान बचत हो जाएगी इसकी, माइनस कर देंगे 116.2/3 से 110, यानी 6.2/3 रुपये। ये हमारा आंसर बनेगा। चलो और बढ़ते हैं आगे, कुछ नया नहीं है। चलो 110। राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर शेष का, ये जस्ट पहले 107 नंबर का जो प्रश्न किया था उसके जैसा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। उसमें ये था हर बार इतना परसेंट वहां खर्च किया, इतना परसेंट वहां खर्च किया, इतना परसेंट वहां खर्च किया, और इस प्रश्न में शेष शब्द जोड़ दिया कि इतना खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका, फिर जो शेष बचा उसका, फिर जो बेशेष बचा उसका, जो खर्च कर रहे हैं। तो ये अलग टाइप हो गई, वो अलग टाइप। उसमें सीधा सीधा था, इतना वहां खर्च किया, इतना वहां खर्च किया, इतना वहां खर्च किया, सबको जोड़ के टोटल में से घटा दिया, जो बचा है वो बच गया। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ये कह रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च करता है, शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। तो अब उसके पास 9,520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है।
अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, माना उसकी मासिक आय 100 रुपया थी, इस 100 रुपये का उसने खर्च कर दिया 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, और x का अगर 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा होगा, ये कह रहा है शेष का करेगा आगे खर्च। 20% खर्च करने के बाद शेष बचा उसका 80%। फिर आगे कह रहा है कि मैंने जो शेष बचा उसका 15% पुस्तकों पे खर्च किया है, और शेष 80% का 15% खर्च कर दिया, तो फिर शेष कितना बचा है, 85%। तो फिर 85% शेष बचा है। फिर 85% का भी उसने 30% खर्च कर दिया, तो फिर 70% शेष बचा है, और वो कह रहा है मेरे पास तो शेष के रूप में 9,520 रुपये बचे हैं। यहाँ सब जगह का परसेंट हटाएंगे और बटे में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ऐसा इस टाइप का प्रश्न है। अगर शेष का शेष बोला है तो आप भी शेष के शेष निकालते जाओगे। 20% खर्च करने के बाद शेष 80, उसके बाद 15 खर्च करने के बाद शेष 85, 85 का 30% खर्च करने के बाद शेष 70, तो टोटल बच गया 9,520। और अलग अलग दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 2 जीरो से गई 2 जीरो, कटेगी संख्या 17 से, 17 5 85, 17 5 85, बच गया 10 102, 17 6 102 के साथ 0, क्लियर। 8 7 56 से गया 56 एक बार, और 0 साथ में, तो मतलब 10 बार कट गया ये। और 5 से आपका 10 भी गया कितनी बार, 2 बार, तो 100 गुणा 100 किया तो कितना आ जाएगा, 10,000, और 10,000 गुणा 2 कर देंगे तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20,000, यानी उसकी मासिक आय कितनी थी, 20,000 थी। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। और बढ़ते हैं आगे। 111 नंबर करते हैं। नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, लेकिन 11,475 रुपये खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का भी कितना था, 60% था। ये पिछले प्रश्न से बिल्कुल मैच क्वेश्चन है। हम कहेंगे नताशा का मासिक वेतन 100 रुपया है, और इसने फिक्स किया है कि वो अपने वेतन का कितना परसेंट खर्च करेगी, शॉपिंग पर 60% खर्च करेगी। इस x का ये 60% खर्च करेगी, लेकिन पैसा जो खर्च हुआ है वो 11,475 खर्च हुआ है, और 11,475 खर्च होने के बाद उसे मालूम लगा है कि जो मेरे द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि थी 60%, ये तो अभी उसका कितना परसेंट खर्च हुआ है, 45% खर्च हुआ है। सॉरी, 45% खर्च करना था, और 45% का अभी जो खर्च हुआ है 11,475, वो उसका कितना परसेंट है, 60% है। परसेंट हटाएंगे, बटे में जाएगा 100, और इधर भी 100। चलो निकालते हैं। 9 एकम 9, बच गया 2 24, 9 दूनी 18, बच गया 6 67, 9 7 63, बच गया 4 45, 9 5 45, और 9 5 45, 9 से कट गया ये, 12 से भी कटेगी संख्या। 5 5 दूनी 10, बच गया 2 27, 5 5 25, बच गया 2 5 5 25, यानी 255 बार कट गया ये। चलो देखते हैं। 0 से गई 0, 5 5 10 और 2 12, 6 चौके 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, और इधर देखता हूँ 3 8 24, और 3 5 15, मतलब 85 बार। और इधर 2 से आपका 10 गया 5 बार, 5 गुणा 100 किया तो 500, और 500 गुणा 85 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 जीरो तो ये रखूँ मैं, 5 5 25 का 5, 8 से लेके 2 8 5 40, और 2 42, बोले उसका जो मासिक वेतन है वो 42,500 है। यानी कि एक बार और समझिए कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% शॉपिंग करने 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, लेकिन 11,475 खर्च करने के बाद उसे मालूम लगा कि उसके द्वारा जो खर्च करने वाली राशि थी 45%, उसका भी 60% हुआ है। तो हमने देखा उसका मासिक वेतन माना 100 रुपया होगा, और वो खर्च करेगी 100 रुपये का 45%, लेकिन 11,475 खर्च होने के बाद उसे मालूम लगा कि ये 45% खर्च नहीं हुआ है अभी, ये तो उसका कितना परसेंट हुआ है, 60%। तो 45 का 60% हमने निकाल दिया, और बराबर में 11,475 रख दिया। टोटल वैल्यू निकल के आई उसकी 42,500। चलो और देखते हैं आगे।
मिस्टर अग्रवाल अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। मिस्टर अग्रवाल अपने धन का बंटवारा कर रहा है। उसने क्या किया है, अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया और शेष जो बचा था उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया और शेष जो बचा उसको बराबर बराबर अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 14,000 रुपया आया है तो मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था। चलो देखते हैं। ये मिस्टर अग्रवाल है, ये अपने धन का बंटवारा कर रहा है और बंटवारा इस हिसाब से कर रहा है कि पत्नी, पुत्री और पुत्र कितने 5। मिस्टर अग्रवाल के पास मैंने मान लिया कि टोटल जो रुपया है वो 100 है, क्योंकि 100% परसेंट पढ़ रहे हैं तो सीधा परसेंट लेके चलेंगे, जहन में फिक्स रखो इस चीज को। 100 का 30% बोले कितना 30, किसको दे दिया, पत्नी को दे दिया। फिर जो शेष धन बचा उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया। 100 में से 30 अगर माइनस कर दिया तो कितना बचा 70 और 70 का आधा बोले तो कितना 35। 35 किसको दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया और शेष जो बचे उसको अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। तो 35 शेष बचा है, 30 पत्नी को दे दिया, बाकी 35 पुत्री को दे दिया, 35 और शेष बचा। इस 35 को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांटेगा तो 5 का भाग दे देंगे, यानी प्रत्येक को कितना परसेंट मिल जाएगा 7% मिल जाएगा। ये कह रहा है प्रत्येक लड़के के, प्रत्येक पुत्र के हिस्से में 14,000 आए हो, यानी हम तो कहते हैं प्रत्येक को 7% मिला है, ये कहता है प्रत्येक को 14,000 आया है तो कुल कितना धन था उसके पास, मान लिया 100 माना है हमने, बराबर क्या मानेंगे हम x, परसेंट से परसेंट गया, 7 दूनी 14 और 2000 को गुणा 100 से किया तो हम कह सकते हैं मिस्टर अग्रवाल के पास धन के रूप में कितना पैसा था, 2 लाख रुपए था। कितना पैसा था, 2 लाख रुपए था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, कल इसी समय आएंगे हम नए वीडियो को लेकर, इसके अगले पार्ट को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।